Presenting by Upadhyay Learning Concepts ULC. हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी को हमने बीच से स्टार्ट किया था तो वहीं से डाल दिया, कोई बात नहीं। अभी ये वेक्टर को स्टार्टिंग से ही करेंगे और सबसे पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे हम प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे और आफ्टर दैट फिर इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? दो फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक तो होती है वेक्टर और दूसरी क्या होती है? स्केलर। स्केलर। अब एक और क्वांटिटी आती है जो इनका ब्रॉड रूप होता है, टेंसर। उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो आपके सिलेबस में है, जहां तक रिक्वायरमेंट है उतना ही बताएंगे। टेंसर्स के बारे में अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अच्छा, सबसे पहले हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी जरूरत, वेक्टर की जरूरत, एक तो फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए पड़ रही है और दूसरा जरूरत पड़ रही है हमें 3D यानी स्पेस को जानने के लिए। जब स्पेस और 3D को जानते हैं तो उसके लिए हमें एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और सब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो स्केलर्स हैव मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। जैसे एग्जांपल मास, ठीक है, डिस्टेंस, ईटीसी। वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेक्टर कैसी क्वांटिटी है? तो द क्वांटिटी विच हैव magnitude as well as direction are called, या quantities कर लीजिए, या क्वांटिटी है तो is called वेक्टर। तो ये या मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। जैसे इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे एक पॉइंट लगाएंगे और ऐसे लगा देंगे। तो या तो हम इसे ए बी ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम बताएंगे कि ए बी वेक्टर हो गया, या इसी वेक्टर का कोई नाम दे दिया सपोज ये, तो ये भी बोल सकते हैं कि ए वेक्टर हो गया, ठीक है। और ये इस वेक्टर का क्या होता है? इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है। और यहां जहां एरो लगा होता है ये टर्मिनल पॉइंट होता है, टर्मिनल पॉइंट होता है, ठीक है। और ये एक सपोर्ट लाइन पर बने होते हैं, ऐसे करके इन्हें एक लाइन सपोर्ट दे रही होती है, ठीक है। इस सपोर्ट लाइन के अक्रॉस और बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर में दो चीजें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा? डायरेक्शन होगी। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है। यहां स्केलर में अगर मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं तो स्केलर में ऐसा एग्जांपल क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब हो सकती है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में टर्मिनल, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो सपोज ए बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऐसे मॉड्यूलस लगा लेते हैं तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड।
इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया और फिर इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन को हम ए बी कैप से डिनोट कर सकते हैं, ए बी कैप से डिनोट करते हैं। तो ये जो कैप जहां लगा हुआ है इसका मीनिंग क्या है? कैप जहां लगा हुआ है इसका मीनिंग क्या है बच्चे? ये समटाइम्स इसे हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर का भी साइन है। और ये कैप क्या बता रहा है? ये डायरेक्शन भी बता रहा है, ये डायरेक्शन भी शो कर रहा है। डायरेक्शन क्यों शो कर रहा है? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 है तो डायरेक्शन ही बची। भाई मैग्नीट्यूड 1 है तो कैप को हम लगाते हैं कि उसकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो बचा क्या? डायरेक्शन। इस वजह से ये क्या शो कर रहा होता है? डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। पॉइंट इज क्लियर? यहां तक ये छोटे छोटे से कई पॉइंट हमने कराए हैं। अच्छा, इसके बाद में अब जो लेंथ ऑफ वेक्टर होती है वही उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। लेंथ ऑफ वेक्टर क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड हो जाता है। सपोज कि ये एक इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट हो गया, ये 3 यूनिट का है, 1 2 और 3। तो ये एक 1 यूनिट हो गया, 1 न्यूटन फोर्स ले लिया, सपोज ये भी 1 न्यूटन ले लिया और ये भी 1 न्यूटन ले लिया, तो ये कितना आ गया? 3 न्यूटन आ गया। ठीक है, इसको मुझे यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूनिट बनाने के लिए इसकी जो क्वांटिटी है, जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, उससे डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर बन जाएगा। देखो अभी यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, फिलहाल अभी आप इसे नोट कर लो और इसके बाद में मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है भाई, अब वेक्टर में हम क्या देख रहे हैं? ये वेक्टर मैंने लिखा रहने दिया है कि अगर कोई वेक्टर ए बी वेक्टर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? उसके मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन में लिखूंगा तो ये मेरा एक वेक्टर बन जाएगा कंप्लीटली। इसी को अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था? ये डायरेक्शन भी है और ये यूनिट वेक्टर भी है। क्योंकि डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि जिसमें से मैग्नीट्यूड को 1 कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बची, इस वजह से ये डायरेक्शन है। अच्छा, अगर मुझे डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? इसको वेक्टर को किससे डिवाइड कर दूंगा? उसके मैग्नीट्यूड से। वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई 5 यूनिट का फोर्स है, मुझे यूनिट बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, जितना फोर्स है जितना इसका मैग्नीट्यूड है मैंने इससे डिवाइड कर दिया तो मेरे को क्या मिलेगा? 1। और 1 का मतलब क्या है? मेरे को एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? पॉइंट क्लियर? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, मैं ये हटा देता हूं ये चीजें। ठीक है, टाइप ऑफ वेक्टर की बात करेंगे बच्चे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं। एक हम बात करेंगे फ्री वेक्टर्स की और दूसरी बात करेंगे हम पोजिशनल वेक्टर की। दूसरी बात होगी पोजिशनल वेक्टर की। पोजिशनल वेक्टर, देखो फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनको हम शिफ्ट कर सकते हैं, है ना? वी कैन शिफ्ट, प्रॉपर डिफिनेशन तो नहीं लिख रहा हूं, वी कैन शिफ्ट। ऐसे वेक्टर जिनको हम शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। जैसे सपोज ये वेक्टर था ए वेक्टर, अब इसको पैरेलली लाए और हमने यहां शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, सेम लेंथ का वेक्टर है, ये इसको यहां लाके शिफ्ट कर दिया, इसको आगे ले जाया और यहां शिफ्ट कर दिया, तो ये भी पैरेलली शिफ्ट हो गया। तो ये क्या है? शिफ्टिंग हो जाती है इन वेक्टर्स की। ठीक है, तो ये कैसे वेक्टर हैं? हमारे फ्री वेक्टर हो जाएंगे। और पोजिशनल वेक्टर्स क्या होते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर को हम पोजिशनल वेक्टर बोलते हैं। यही हमारे लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर। अब ये लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होंगे बच्चे? एक्चुअली ये वेक्टर क्या है? एक ओरिजिन से एक फिक्स डिस्टेंस पर होंगे। सपोज ये x डायरेक्शन में जा रहा है, ये y है, और ये z डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसे भी ले सकते हो क्योंकि x y z 3D क्या है? 3D प्लेन घूम रहा होता है। समटाइम्स हम x यहां लेते हैं, y यहां लेते हैं और z यहां लेते हैं, या
तो इस तरीके से चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सपोज कोई वेक्टर है यहां से, अगर मैं इसको ओरिजिन से इस वेक्टर को चेक कर रहा हूं, तो ये जो वेक्टर है सपोज a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर हमारा क्या है, पोजिशनल वेक्टर है। इसको यहां से अगर हमने शिफ्ट करने की कोशिश की तो ये अपनी प्रॉपर्टी खो देगा, वो वेक्टर नहीं रहेगा। ये वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, तो फ्री वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। पोजिशनल और लोकलाइज्ड वेक्टर कहां से जाते हैं, ओरिजिन से हम उनको मेजर कर रहे होते हैं, किसी पॉइंट से भी मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, और इनको हम मूव नहीं करा सकते, ठीक है। ये हो गए हमारे लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर्स। अब इसके बाद में एक और वेक्टर की हम बात करेंगे, ठीक है, एक और वेक्टर की बात करेंगे। ये पॉइंट हटा देता हूं मैं, यहां लिखते हैं को टर्मिनल वेक्टर। एक तो होते हैं को इनिशियल वेक्टर, और फिर दूसरा इसी के पैरेलली हम बात करेंगे को टर्मिनल वेक्टर की। को टर्मिनल वेक्टर, ठीक है। इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं, को इनिशियल वेक्टर मतलब जिनका ओरिजिन एक पॉइंट से हो रहा है। जैसे सपोज यहां से कोई एक वेक्टर गया ये a, और इसी पॉइंट से कोई दूसरा वेक्टर हमने ले लिया है b इस डायरेक्शन में, तो ये जो वेक्टर हैं हमारे को इनिशियल वेक्टर हो जाएंगे, यानी इनका ओरिजिन पॉइंट सेम है। को टर्मिनल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जो कहीं से आके किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं। ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया, सपोज ये c भी यहां आके मिल रहा है, तो ये ऑल दीज वेक्टर्स आर को टर्मिनल वेक्टर। आई होप कि लिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, ये डिफिनेशन आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हो। को इनिशियल वेक्टर मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, को टर्मिनल वेक्टर मतलब जिनका जहां आके टर्मिनल पॉइंट सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे को इनिशियल और को टर्मिनल वेक्टर, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़े तो फिर जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फिर, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कराता हुआ चल रहा हूं। थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा जरूरी रहता है, इसके बाद में सीधे हम प्रैक्टिस पे चलेंगे। आज की क्लास कंप्लीटली थ्योरी पर बेस्ड रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं, ठीक है। इसके बाद में है लोकलाइज्ड हो गया, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर, इसी को हम जीरो वेक्टर बोलेंगे, वॉइड वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। जीरो वेक्टर और वॉइड वेक्टर, जीरो वेक्टर भी इसी को बोलेंगे हम, और वॉइड वेक्टर भी इसी को बोलेंगे, ठीक है। कौन से वेक्टर होते हैं, जिनकी जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो होगा, तो ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलेंगे। तो अगर सपोज, यानी अगर एक वेक्टर से मैं दूसरे सेम वेक्टर को सेपरेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। हमने, अच्छा एक और बात यह है कि जीरो तो जिसका मैग्नीट्यूड नहीं है, तो डायरेक्शन तो हम वैसे भी डिफाइन नहीं कर सकते इसकी, किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो आप यह पॉइंट भी लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। सेकंड पॉइंट क्या है, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज जीरो। पॉइंट ये आता है कि इसको जीरो लिखें या ये लिखें। देखो जीरो का मतलब जीरो ही है, सब कुछ खत्म हो गया, तो वेक्टर ना भी लगा रहे हो तब भी चल जा रहा है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज वेक्टर, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर इज वेक्टर, तो यहां ऐसा करने से टू वेक्टर का डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी आ रही है।
अगर हम 0 नहीं लगा रहे हैं, सपोज आपको पता है कि 5 न्यूटन के फोर्स से 5 न्यूटन का फोर्स मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो नेट फोर्स मेरा 0 हो गया। अब 0 स्केलर भी है, 0 वेक्टर भी है, लेकिन अगर हम यहां इस पर वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो स्केलर है, ये तो 0 तक स्केलर क्वांटिटी है, फिर ये कि स्केलर क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो प्रॉपर्टी फेल हो जा रही है। सी प्रॉपर्टी को रखने के लिए हमने क्या किया, इसमें एक वेक्टर लगा दिया, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर्टी बनी रहे कि डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। इसके बाद नल वेक्टर हमने कर लिया है। नल वेक्टर के बाद में हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी हम एक बार यूनिट वेक्टर डाल देते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर ये कोई वेक्टर है जिसमें हमने 3 यूनिट्स ली हैं, ये ए है, ये बी है, और मैंने सपोज इस वेक्टर का नाम ए दे दिया है, और ये 3 यूनिट का है, यानी ए वेक्टर क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, ये दे रखा है 3 न्यूटन। अब मुझे इसको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो मैं यूनिट वेक्टर कैसे बना सकता हूं, यानी इस वेक्टर को मैं इसके मैग्नीट्यूड यानी 3 से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, इसको डिवाइड करने के बाद में मेरे को मिलेगा यूनिट वेक्टर यानी ए कैप। क्योंकि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 वेक्टर है, अगर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, और 1 मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर हो गया। तो इसी वजह से हम लिख सकते हैं कि कोई ए बी वेक्टर है, ये वेक्टर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि एक तो ये मैग्नीट्यूड से मिलकर के बना है और इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है जी, तो अगर मुझे ये यूनिट वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर यानी सिर्फ डायरेक्शन रहनी है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, कोलिनियर वेक्टर, अच्छा कोलिनियर एक तो वेक्टर होता है और दूसरा कोलिनियर पॉइंट भी होते हैं। कोलिनियर पॉइंट और कोलिनियर वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक तो कोलिनियर पॉइंट की हम बात करेंगे और फिर दूसरा कोलिनियर वेक्टर की बात करेंगे। एक तो पॉइंट हो रहा है और दूसरा क्या आ रहा है बच्चे, वेक्टर। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या था, देखो 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे। अगर एक ये पॉइंट है, इसको चाहे तो यहां ले लो, ये भी एक कोलिनियर पॉइंट होगा, ये भी क्या आ जाएगा, एक कोलिनियर पॉइंट आ जाएंगे। 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होंगे, है ना। आप कह सकते हो कि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 पॉइंट हमेशा कैसे होंगे, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है भाई बच्चे, अब अगर तीसरा पॉइंट यहां आ गया तो ये कोलिनियर नहीं है, इधर ध्यान दो, तीसरा पॉइंट इधर आ गया तो ये कोलिनियर नहीं है। बट अगर तीसरा पॉइंट यहां आ जाए, ये आ गया तो कोलिनियर नहीं है, बट यही अगर एक लाइन में आ जाएगा तो ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट्स तो ऑलवेज कोलिनियर होंगे और 3 पॉइंट्स को कोलिनियर आने के लिए एक लाइन में आना पड़ेगा। ठीक है, अब वेक्टर के कोलिनियर होने का मतलब है कि उनकी लाइन, सपोर्ट लाइन सेम होनी चाहिए।
अगर किन्हीं वेक्टर्स की सपोर्ट लाइन सेम है तो वो कोलिनियर वेक्टर होंगे। ठीक है, सपोज अगर ये एक लाइन है, इसी सपोर्ट लाइन पर कोई वेक्टर हमारा लगा हुआ है, ठीक है ना, ये सपोर्ट लाइन पर कोई वेक्टर लगा हुआ है, सपोज ये ए वेक्टर है। अब इसी वेक्टर के या तो इसी सपोर्ट लाइन पर कोई दूसरा वेक्टर आ जाए, है ना, ये भी कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। या अगर इसके नीचे सेम इसी के पैरेलल एक सपोर्ट लाइन और जा रही है ना, इसके नीचे और सपोर्ट लाइन जा रही है, तो ये मैग्नीट्यूड यहां से ये इधर आ रहा है, हो सकता है मैग्नीट्यूड ज्यादा हो इसका। ये सी वेक्टर है, ये भी कैसा वेक्टर हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। कोलिनियर का मतलब हम अभी तक सोच रहे थे कि जो पॉइंट के रिस्पेक्ट में आता है कि अगर 3 पॉइंट एक लाइन पर लाई कर रहे हैं तो वो तीनों की तीनों कोलिनियर होंगी। 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, 4 पॉइंट है और एक ही लाइन में आ रहे हैं तो वो चारों के चारों कोलिनियर है, ठीक है ना। बट यहां वेक्टर के केस में थोड़ी सी सिचुएशन अलग है, वो जरूरी नहीं कि एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, वो पैरेलली भी आगे नहीं पीछे लाई कर रहे हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। और इसी वजह से कोलिनियर वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब पैरेलल वेक्टर में सपोज ये एक अपोजिट डायरेक्शन में कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ये कैसा वेक्टर है, ये भी कोलिनियर वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। डायरेक्शन अपोजिट का मतलब है कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन ये एक ही सपोर्ट लाइन पर आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ये सारे के सारे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। बट एक और पॉइंट आता है कि समटाइम्स आप देखोगे कि एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, वैसे इसका कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं एंटी पैरेलल वेक्टर का, बट एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है, इधर ध्यान दो, बाद में नोट करना। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है कि यानी यहां से बात समझना, अगर कोई वेक्टर, दो वेक्टर सेम सपोर्ट लाइन पर और अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनको हम एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। सेम सपोर्ट लाइन मतलब पैरेलल सपोर्ट लाइन पर है, ये पैरेलल वेक्टर भी है, पैरेलल वेक्टर के अंदर ही आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि चाहे मैग्नीट्यूड इधर हो चाहे इधर हो, हम पैरेलल वेक्टर उन्हें बोल रहे हैं। एंटी पैरेलल अगर हम केवल बोल रहे हैं तो एंटी पैरेलल तभी बोल रहे हैं जब अपोजिट डायरेक्शन आ रही हो, ठीक है ना। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स बुक वाले, अच्छे स्टैंडर्ड की बुक में ये एंटी पैरेलल का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट फिर भी अगर आ रहा है, पूछा जा रहा है, तो इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, यानी सेम सपोर्ट लाइन पर आ रहे हो बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है। तो ये सेम सपोर्ट लाइन पर आ रहे हैं सारे के सारे वेक्टर, इसी वजह से इनको कोलिनियर बोला है और पैरेलल वेक्टर भी हमने बोला है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, सर नोट कर दो, ठीक है। अब अच्छा, इसमें अब आप देखो, इसी कोलिनियर वेक्टर की बात कर रहे हैं, पॉइंट हमने कर लिया है, पॉइंट को मैं हटा देता हूं, कोलिनियर वेक्टर पे ही काम कर रहे हैं। तो सपोज देखो ये एक वेक्टर था, सपोज मैंने ये ए वेक्टर है और इसका फोर्स मैंने 2 न्यूटन ले लिया है, ये डिस्प्लेसमेंट आप ले लो, कुछ भी ले लो, आप बोलोगे बार बार कि सर फोर्स का क्यों यूज कर रहे हो, एक एग्जांपल याद आ रहा है इस वजह से उसको यूज कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर मैं इसको इसकी जस्ट डबल लेंथ में बना दिया तो ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर कितना आ रहा है, 4 न्यूटन मैंने ले लिया। एक मैंने सी वेक्टर लिया जो जस्ट हाफ है, यानी सी वेक्टर क्या है, 1 न्यूटन आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में मैंने और डी वेक्टर लिया जो इसका भी हाफ ले लिया है मैंने, तो 1/2 न्यूटन आ रहा है डी वेक्टर। आया समझ में क्या, ठीक है ना, ये डी वेक्टर है हमारा, ठीक है। तो ये हम क्या देख रहे हैं, सपोर्ट लाइन हम चेक करते हुए चल रहे हैं। अच्छा, यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि ये सारे के सारे अगर सेम सपोर्ट लाइन पर आ रहे हैं, हो सकता है ये नेगेटिव भी हो जाए, इस तरीके से ये भी वेक्टर सेम ही सपोर्ट लाइन पर आ रहा है,
ई कोई वेक्टर मैंने ले लिया है जिसका है -3 न्यूटन। तो आसान भाषा में हम कोलिनियर की डिफिनेशन क्या कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। कोलिनियर बोल सकते हैं कि कोई भी एक वेक्टर बी है और अगर इसको ए के कोलिनियर होना है तो किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। अब मल्टीप्लाई कर दें या फ्रैक्शन में यानी मल्टीपल में आगे बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, और डिवीजन में आगे बढ़ रहा है तब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन 1/2 1/3 जिस रेशियो में वो शॉर्ट हो रहा है उस तरीके से करेंगे। तो ये हमारे कोलिनियर की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में चलो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं जो एनसीईआरटी से सॉल्व करवाएंगे, इसे नोट कर लो, ठीक है? समझ में आया क्या? चलो इसकी एक्सरसाइज और कंप्लीट करा देते हैं। तो एक्सरसाइज तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, क्योंकि अगर आपको कहीं कॉन्सेप्ट की दिक्कत लग रही है तो आप देखिए, अदरवाइज आपका मन कर रहा है स्किप करने का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं इसको कंप्लीट करा देता हूँ इसी सेक्शन में कि बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, है ना? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। देखो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ग्राफिकली हमने डिनोट किया। ये जब हम ग्राफ में डिनोट करते हैं तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है? अब हम कहां से इन्हें डिनोट कर रहे हैं? यह है 30 डिग्री मुझे लेना है नॉर्थ से ईस्ट साइड में, ईस्ट लेना है ऑफ नॉर्थ। तो एंगल हम 30 डिग्री हमारा यहां से ये बन रहा होगा, है ना? ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, और ये क्या है? ईस्ट साइड में फ्रॉम नॉर्थ, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ये 40 किलोमीटर का। आया समझ में? ये इसका मैग्नीट्यूड है 40 किलोमीटर का। तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इन्हें करो तो कर लेना। वैसे ये ओल्ड बुक के हैं सारे क्वेश्चंस, बट एक बार मैंने कहा कि कुछ बेसिक चीजें हैं उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट एग्जाम में नहीं आए तो हमें उनका बेसिक भी ना पता हो, ठीक है? जैसे 10 किलोमीटर मास है, ये क्या बता रहा है? ये मास, और मास कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये स्केलर हो जाएगा। अच्छा 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट में, अगर 2 मीटर तक था तो ये डिस्टेंस थी, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाती, बट ये डायरेक्शन भी दे दी तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना? 40 डिग्री सिंपल सी बात है, स्केलर है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या शो कर रहा है? ये एक्सेलरेशन शो कर रहा है, एक्सेलरेशन शो कर रहा है। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है ना? अच्छा यहां से ये भी पूछ रहा है कि ये कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। तो टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड हमारा स्केलर आ जाता है और डिस्टेंस भी स्केलर आ जाता है, ठीक है? फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, और कई बार मैंने इसका यूज किया है। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये हमारे कुछ पॉइंट थे। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ओल्ड बुक का ये, लेकिन वो है बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं चाहता हूं कि उन्हें आप जरूर एक बार देख लेना, ठीक है? इसको नोट कर लो और आगे बढ़ाते हैं। देखो तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है ओल्ड बुक का, इसको जरूर एक बार देख लेना। इसमें क्या है कि एक स्क्वायर आपको गिवन है। अब यहां से ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये ऐसे वेक्टर है, ये ऐसे वेक्टर है और ये ऐसे वेक्टर है। अब स्क्वायर है तो इसका मतलब वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, ठीक है? अब सबसे पहला पूछ रहा है को इनिशियल वेक्टर। अभी थोड़ी देर पहले हमने बेसिक कराया था कि को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं,
वो वेक्टर को इनिशियल वेक्टर होते हैं जो एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो यानी वेक्टर डी और वेक्टर ए एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये वेक्टर ए और वेक्टर डी ये को इनिशियल वेक्टर आ जाएंगे। इक्वल वेक्टर मतलब जिनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ऐसे दो वेक्टर देखो, एक तो ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, यानी वेक्टर बी और वेक्टर डी ये आ जा रहा है। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर होने चाहिए बट इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक्चुअली ये दोनों भी कोलिनियर है, बी और डी भी कोलिनियर है, बट ये इक्वल है, ठीक है। ए और सी ये कोलिनियर है बट हाँ नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन दिस डायरेक्शन में और इसकी इसी डायरेक्शन में है। कोलिनियर का मतलब क्या है, एक ही सपोर्ट लाइन पर हूं बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तो वो ऐसा हो जाएगा नॉट इक्वल। कोलिनियर है बट नॉट इक्वल, इसका मतलब मैग्नीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए सेम सपोर्ट लाइन पे। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी ऐसा हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है जी। तो ये 5th नंबर का क्वेश्चन है ओल्ड बुक का। आप समझिए बहुत छोटे क्वेश्चन है बट इनका इंपोर्टेंस बहुत है, बहुत छोटी छोटी सी बातें इनमें लिखी हुई हैं जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस में काम देंगी, ये थ्योरेटिकल पार्ट। अब बोल रहा है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर ए माइनस ए आर कोलिनियर, हाँ बिल्कुल कोलिनियर है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और सेम सपोर्ट लाइन पर है, क्योंकि ये ट्रू हो जाएगा। अब इसका क्या है कि कोलिनियर होने के लिए हमने ये बताया था लैम्डा बी, तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अगर ऐसा सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये कोलिनियर है तो ट्रू हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट आपको आगे काम आएगा, इसी वजह से यहाँ इसको एक्सप्लेन कर दिया है। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इन इक्वल मैग्नीट्यूड, ऐसा कब कहा है? मैंने अभी बोला था कि ये अगर 3 यूनिट का है, 3 न्यूटन का है, तो आप इसको 1 न्यूटन का भी ले सकते हो, इसको 2 न्यूटन का भी ले सकते हो, तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। कोलिनियर वेक्टर मैग्नीट्यूड में हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। कोलिनियर वेक्टर का मतलब है कि सेम सपोर्ट लाइन पर वो टिके हुए हैं, यानी वो पैरेलल हो सकते हैं, या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या एग्जैक्टली उसी सेम सपोर्ट लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जिनको हम समटाइम्स एंटी पैरेलल बोल देते हैं, ठीक है ना। एंटी पैरेलल भी पैरेलल ही है ना, पैरेलल और एंटी पैरेलल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये भी जरूरी नहीं है भाई। सपोज ये एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और इधर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम ना होने की वजह से ये क्या है, कोलिनियर नहीं हो सकते, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, अब ये कोलिनियर नहीं होंगे, यानी ये जो लिखा हुआ ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है, कोलिनियर है, मतलब सेम सपोर्ट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इक्वल होंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहां बात कर रहा है कोलिनियर वेक्टर की, यानी एक सपोर्ट लाइन सपोज ये ले ली है, दूसरी सपोर्ट लाइन ये है, यहां से यहां ए वेक्टर एक मेरा यहां लाई कर रहा है, दूसरा सेम मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर भी इधर ही लाई कर रहा है, तो ये कैसे हैं, सेम सपोर्ट लाइन पर हैं, तो ये इक्वल वेक्टर होंगे, ये ट्रू है, ठीक है। ये छोटे छोटे से बेसिक से पॉइंट आज मैंने थ्योरी के साथ में कराए, कल आगे की तरफ बात करते हैं, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।